हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित मनुष्य और सर्प शीर्षक कविता के उद्देश्य को लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ दिए गए लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह हर बात को मैं लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, तो चलिए आरंभ करती हूँ। मनुष्य और सर्प, कवि रामधारी सिंह दिनकर। उद्देश्य। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता मनुष्य और सर्प में महायोद्धा कर्ण को मनुष्यता का प्रतीक तथा सर्प अश्वसेन को मनुष्यता का शत्रु छल कपट का प्रतीक माना गया है। तो मनुष्य और सर्प शीर्षक कविता में आप देख रहे हैं, मनुष्य एक शब्द है और दूसरा एक शब्द क्या है? सर्प। तो यहाँ मनुष्य कौन है? मनुष्य है कर्ण, और सर्प कौन है? अश्वसेन। कर्ण जो है मनुष्यता का प्रतीक है, सर्प किसका प्रतीक है? छल कपट का, मनुष्यता का वह शत्रु है। तो यदि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य और सर्प ये दोनों किसके प्रतीक हैं, तो आपका उत्तर यहाँ मैंने अभी अभी आपको दे दिया है, जिसे आप हमेशा याद रखें। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ा था। तो आप सभी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था वह भी कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो यह युद्ध किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच। इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में MCQ या SAQ टाइप जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महाभारत का युद्ध किस मैदान में लड़ा गया था, तो आपको बताना होगा कुरुक्षेत्र का मैदान। महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच। तो कौरवों के तरफ से कौन लड़ा? कर्ण। तो कर्ण दुर्योधन का मित्र था। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त रंजित था, घोड़े, हाथी और सैनिकों का रक्त एक साथ मिलकर बह रहा था। अर्जुन और कर्ण दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने एक दूसरे को वध करने के लिए वाणों की वर्षा कर रहे थे, परंतु समान योग्यता समबल होने के कारण सारी चेष्टाएं वध करने की व्यर्थ हो जा रही थी। तो कुरुक्षेत्र के मैदान की भयंकरता को यहाँ पर कवि ने किस रूप में वर्णित किया है कि कुरुक्षेत्र का मैदान क्या है? रक्त से लाल हो गया है। घोड़े, हाथी, सैनिकों का अंग जो है कट कट कर मैदान में गिरा हुआ है। किसके शरीर का कौन सा टुकड़ा है? वो जो मांस की लोथें हैं पहचान में नहीं आ रही है। जानवरों का रक्त और मनुष्य का रक्त दोनों मिलकर एक सा हो गया है, यानी दोनों का रक्त मिलकर एक साथ मैदान में बह रहा है। तो ऐसे वातावरण में क्या देखते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों प्रतिद्वंदी हैं और आमने सामने युद्ध कर रहे हैं। कर्ण अर्जुन पर वाणों की वर्षा कर रहा है, अर्जुन कर्ण पर वाणों की वर्षा कर रहा है, ताकि एक दूसरे का वध कर सके। लेकिन सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि दोनों में समान योग्यता है, दोनों एक समान बलशाली हैं। इसलिए क्या होता है? दोनों का वाण जो है व्यर्थ हो जा रहा है, एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जा रहा है। ऐसे समय में अर्जुन का शत्रु अश्वसेन जो सांपों का राजा है, वह कर्ण को प्रस्ताव देता है कि कर्ण अपने बाण पर चढ़ाकर उसे लक्ष्य अर्थात अर्जुन तक पहुंचने दे। जब वह अपने शत्रु तक पहुंच जाएगा तो अपने विष से अर्जुन को मृत्यु रूपी रथ पर सवार कर देगा। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या देखते हैं? जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध कर रहे हैं तो कर्ण अपने तीर को लेने के लिए जब वो अपने तरकस की ओर देखता है तो वहाँ किसे देखता है? सांपों का राजा अश्वसेन। और वह अश्वसेन कर्ण को प्रस्ताव देता है कि वह तीर की सहायता से उसे अर्जुन के रथ तक पहुँचा दे, ताकि अश्वसेन क्या करेगा? वहाँ जाकर अर्जुन को डसेगा, उसके शरीर में जहर भर देगा और उसे मृत्यु रूपी रथ पर सवार कर देगा। सांपों का राजा अश्वसेन यह प्रस्ताव यह सोच कर देता है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र बन जाता है। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि हम सभी क्या जानते हैं कि साधारणतः दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? मित्र होता है। इसलिए अश्वसेन यह सोचता है कि कर्ण का शत्रु अर्जुन और अश्वसेन का शत्रु भी अर्जुन, तो यानी दुश्मन का दुश्मन क्या बन जाएगा? मित्र। और यही सोच करके वह कर्ण को यह प्रस्ताव देता है
पर होता क्या है देखिए। परंतु महायोद्धा कर्ण इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अश्वसेन की बातों को सुनकर कर्ण को हंसी आ जाती है। वह इस सत्य को जानता है कि जो सच्चे वीर होते हैं उन्हें अपनी भुजाओं की शक्ति पर भरोसा होता है। लेकिन कर्ण को जब यह प्रस्ताव दिया जाता है तो कर्ण क्या करता है, इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। कर्ण को ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंसी आती है क्योंकि वह जानता है कि सचमुच में जो वीर होते हैं वो कभी छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं, उन्हें अपनी भुजाओं की शक्ति पर भरोसा होता है। कर्ण मानव जाति का प्रतीक है। सांप से मिलकर अर्जुन के खिलाफ युद्ध करना, इसे वह नीच कर्म मानता है। यह उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वह मनुष्य के स्वाभाविक शत्रु सर्प से मिलकर अर्जुन से युद्ध करे। तो इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण को किसका प्रतीक माना है? मनुष्यता का प्रतीक माना है। तो वह मानव का प्रतीक है। सांप के साथ मिलकर यानी छल कपट का सहारा लेकर अर्जुन को मारना, यह उसे जरा भी कतई उसके लिए संभव नहीं है। वह इसे नीच कर्म मानता है क्योंकि जो बहादुर होते हैं वो क्या करते हैं? आमने सामने युद्ध करते हैं, किसी के पीठ पर वार नहीं करते हैं, किसी के पीठ पीछे वार नहीं करते हैं। कर्ण का चरित्र उज्जवल है। वह ऐसा कोई नीच कार्य नहीं करना चाहता है कि उसके चरित्र पर कोई कलंक लगे, आने वाली पीढ़ी उसका नाम सांपों की श्रेणी में रखे। इसके लिए वह कोई भी पाप कार्य नहीं कर सकता है, चाहे जो हो जाए। वह अपने माथे पर कलंक का टीका नहीं लगा सकता है। तो कर्ण जानता है कि वह मनुष्यता का प्रतीक है, वह मानव जाति का प्रतीक है, उसे अपने मनुष्यता पर अभिमान है, उसका चरित्र उज्जवल है। इसलिए वो ऐसा कोई भी कार्य करना नहीं चाहता है जिस कार्य को करने से उसके चरित्र पर कलंक लगे, उसका नाम सांपों की श्रेणी में लिखा जाए। तो सांपों की श्रेणी में लिखा जाए मतलब कि छल कपट के श्रेणी में आना। वह किसी भी छल कपट का सहारा इसलिए लेना नहीं चाहता है, अपने माथे पर किसी तरह का कलंक लगाना नहीं चाहता है। इस प्रकार दिनकर जी ने कर्ण के ऐसे उज्जवल चरित्र को प्रस्तुत किया है जो उपेक्षित होकर समस्याओं से घिरे होने पर भी मानवता का परित्याग नहीं करता है। उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है और वह छल कपट का सहारा नहीं लेता है। तो दिनकर जी ने कर्ण के चरित्र को इस रूप में उभारा है, ऐसे उज्जवल चरित्र को प्रस्तुत किया है कि वह भले उपेक्षित रहा हो, वह समस्याओं से घिरा रहा हो, लेकिन ऐसा होने पर भी वह कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाता है, छल कपट का सहारा नहीं लेता है। और कर्ण ऐसा क्यों करते हैं? कर्ण ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, अपने भुजाओं की शक्ति पर भरोसा है। महायोद्धा कर्ण का चरित्र आधुनिक समय में हम सभी के लिए अनुकरणीय है। आगे बढ़ने की दौड़ में मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी मनुष्यता को भूलकर छल कपट का सहारा ले रहा है, जो नितांत गलत है। कवि दिनकर जी ने महायोद्धा कर्ण के माध्यम से यह बतलाना चाहा है कि वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं कि मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा है? गलत रास्ता अपना रहा है, छल कपट का सहारा लेता है, किसी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ता है। तो ऐसे में कर्ण का चरित्र जो है हमारे लिए क्या है? अनुकरणीय है। कर्ण का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी योग्यता पर भरोसा करना चाहिए और अपनी योग्यता के बल पर ही आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान समय में कर्ण का चरित्र हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ाता है, मनुष्यता पर टिके रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो वर्तमान समय में कर्ण का चरित्र जो है अनुकरणीय है, हमें प्रेरणा प्रदान करता है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी अच्छाइयों पर टिके रहना होगा। अपनी मनुष्यता का परित्याग हमें नहीं करना चाहिए। चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हम मनुष्य हैं और मानवता ही हमारा धर्म है। यही इस कविता का उद्देश्य है और कवि दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से मानवतावाद का संदेश दिया है। तो कवि दिनकर जी ने कर्ण के चरित्र के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हम मानवतावाद को कभी ना छोड़ें। हमें अपने अच्छे कर्म के द्वारा मानवतावाद को स्थापित करना चाहिए। तो कवि दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से, कर्ण के उज्जवल चरित्र के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए, छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। चाहे जैसी भी विकट परिस्थिति हो, अपनी योग्यता, अपने पुरुषार्थ पर हमें भरोसा रखना चाहिए और
अपनी योग्यता के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यही है इस कविता का उद्देश्य, यही संदेश कवि दिनकर जी ने हमें दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मनुष्य और सर्प कविता का उद्देश्य या संदेश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो जरूर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।